हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर कल्चरिंग एनिमल सेल टॉपिक कवर करेंगे। तो इसमें हम एनिमल सेल को कल्चर करते समय जो एनवायरनमेंट मीडिया को हमें प्रोवाइड करना होता है, जैसे टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोलैरिटी एंड गैसेस में हमको उसको CO2 देना होता है, क्योंकि एनिमल सेल में मेटाबॉलिज्म में CO2 जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो जैसा कि एनिमल सेल कल्चर में मतलब नॉर्मल एनिमल सेल को जो चाहिए होता है ग्रोथ, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने के लिए, वैसा ही इन्वायरमेंट हमें एनिमल सेल कल्चरिंग में एनिमल सेल्स को देना होता है। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द कल्चरिंग ऑफ एनिमल सेल्स अंडर इन विट्रो कंडीशंस मीन्स लैब के अंदर इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट फिजिकल, न्यूट्रिशनल एंड हार्मोनल इन्वायरमेंट इन विच सेल कैन ग्रो। तो हमें फिजिकल, न्यूट्रिशनल और हार्मोनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है। द फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड, फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है? कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोलैरिटी, gaseous environment by providing a supporting surface and protecting the cell from chemical, physical and mechanical stresses. तो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ साथ हमें प्रोटेक्ट भी करना होता है सेल को फ्रॉम केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस, जो बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से मेंटेन हो पाता है। इसलिए हमें लेबोरेटरी में भी इसको मेंटेन करना होगा। नाउ पहला है टॉपिक, वो है टेम्परेचर। सो द मैमेलियन सेल आर ग्रोन इन इंक्यूबेटर मेंटेन्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस। एज वी नो, हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी 37 डिग्री सेल्सियस है। तो सारे जो मैमेलियन सेल हैं ज़्यादातर, उनके लिए भी जो टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए वो भी 37 डिग्री सेल्सियस ही इंक्यूबेटर में हम प्रोवाइड करते हैं। एंड आई थिंक वेसल्स एंड इक्विपमेंट वाले चैप्टर में मैंने इंक्यूबेटर क्या होता है वो समझा दिया था। तो इंक्यूबेटर में हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। सो हम इसको 37 डिग्री सेल्सियस मैमेलियन सेल्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए। दिस टेम्परेचर इज चूजन because it is the core body temperature of Homo sapien. Further, it has been observed that most cell derived from warm blood animals will grow at this temperature. तो warm blood animals की जो सेल है वो ग्रो करती हैं at this temperature. हमें पता है कि 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि एक कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। सो ज़्यादातर जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है जिसमें सेल सर्वाइव करती है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट है पीएच। तो द रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर पीएच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ मैमेलियन सेल। यानी कि रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स बाहर, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, एक्स्ट्रा, एंड इंट्रा सेल के अंदर का पीएच मेंटेन करना एसेंशियल है फॉर मैमेलियन सेल, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए एंड वो सर्वाइव कर पाए। द करेक्ट पीएच इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द अप्रोप्रिएट आयन बैलेंस। अब आ जाता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पीएच। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पीएच? पहला, मेंटेनिंग द अप्रोप्रिएट आयन बैलेंस। दूसरा, मेंटेनिंग ऑप्टिमल फंक्शन ऑफ सेलुलर एंजाइम्स, यानी कि सेल के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनका ऑप्टिमल फंक्शन, यानी कि जैसे वो नॉर्मली फंक्शन करते हैं उसको मेंटेन करना। तीसरा, ऑप्टिमल बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स, जो हार्मोन्स हैं वो भी अच्छे से काम करें, उनकी भी जो एक्टिविटी है वो बिगड़े ना। तीसरा हो गया। एंड लास्ट में ग्रोथ फैक्टर्स टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स, मतलब इनका भी ऑप्टिमल फंक्शन मेंटेन करता है जो पीएच है। ग्रोथ फैक्टर्स टू सेल सरफेस रिसेप्टर, यानी कि हर एक सेल के पास सेल के सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो अच्छे से उनका फंक्शन भी मेंटेन हो, यानी कि अच्छे से रहे, इसलिए भी जो पीएच है वो इंपॉर्टेंट है। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट। तो इसको लर्न कर लेना, ये है मेंटेनेंस ऑफ पीएच का इंपॉर्टेंस। इवन ट्रांजिएंट चेंज इन पीएच कैन ऑल्टर सेल मेटाबॉलिज्म, यानी कि अगर थोड़ा सा भी जो पीएच है, यानी कि जो भी पीएच हमें देना है, मेंटेन करना है, उससे थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सेल के मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ सकता है, विच कैन लीड टू डेथ ऑफ द सेल। मोस्ट मीडिया स्ट्राइव टू अचीव एंड मेंटेन द पीएच बिटवीन 7 एंड 7.4। तो कितना पीएच हमें मेंटेन करना होता है? बिटवीन 7 to 7.4। द रेगुलेशन ऑफ पीएच इज डन बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ बफरिंग सिस्टम, एंड बफरिंग सिस्टम का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेंटेनिंग द पीएच। अब ये बफरिंग सिस्टम क्या होता है? तो नॉर्मली ऐसे समझ लो कि बफरिंग सिस्टम में जो हम बफर्स यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कि पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि देखो, ये करते क्या है, सिर्फ देखो, अगर सोल्यूशन में या फिर जो भी मीडिया है उसके अंदर अगर पीएच जो है बढ़ गया, मीन्स क्या हो गया, बेसिक हो गया, तो उसके अंदर वो एसिड बनाएंगे ताकि जो पीएच है वो उधर ही मेंटेन रहे जहाँ पे सेट किया गया है। एंड अगर मीडिया जो है वो एसिडिक हो गया, मतलब पीएच डिक्रीज हो गया, तो वो पीएच को बढ़ा देंगे एंड उधर ही लाएंगे जो है मेंटेन किया गया। तो बफर जो है मेंटेन करता है पीएच को। तो यही लिखा है, द रेगुलेशन ऑफ पीएच इज डन बाय वैरायटी ऑफ बफरिंग सिस्टम। बफर्स का यूज़ करके हम लोग रेगुलेट करते हैं पीएच। मोस्ट मीडिया यूज द बाइकार्बोनेट CO2 बफरिंग सिस्टम। सो वन एग्जाम्पल भी दिया है कि मीडिया में हम लोग क्या यूज़ करते हैं मोस्टली, तो वो यूज़ करते हैं बाइकार्बोनेट CO2 बफरिंग सिस्टम। ये हमारे बॉडी में भी चलता है।
द इंटरेक्शन ऑफ CO2 derived from cell or atmosphere with water leads to drop in pH described by the equation below। तो क्या होता है इसमें, देखो इक्वेशन ये जो है इसमें H2O कंबाइन करता है विद द CO2। तो जो CO2 है वो लिया गया है फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल जब मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, तो इसका एंड प्रोडक्ट में CO2 जो है वो रिलीज होता है। तो जो सेल जो है वो जो CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर मीडिया है, तो मीडिया जो एटमॉस्फेयर से CO2 ले रही है वो इंटरैक्ट करता है विद द वाटर, यानी कि CO2 वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है और लीड्स टू ड्रॉप इन पीएच। ड्रॉप इन पीएच मतलब H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इससे जो मीडिया है वो एसिड हो जाता है, एसिडिक पीएच हो जाता है उसका, इसीलिए लिखा हुआ है लीड टू ड्रॉप इन पीएच। तो ये क्वेश्चन लर्न कर लेना। H2O CO2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो H2CO3 बनाता है, जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये पीछे भी जा सकता है। एंड ये H2CO3 जो है ये फर्दर ब्रेक हो जाता है इनटू H+ एंड HCO3-, यानी कि बाइकार्बोनेट में। एंड ये H+ जो रिलीज होता है यही हमारे पीएच को जो है वो डिक्रीज कर देता है। नाउ द बाइकार्बोनेट कंटेंट ऑफ द मीडियम न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड CO2 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है NaHCO3 जो ब्रेक हो जा रहा है इंटू Na प्लस HCO3 दैट इज बाइकार्बोनेट। तो देखो मीडिया में हम लोग इसको जो है प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो मीडिया में है NaHCO3 मीडिया में हम लोग रखते हैं, यानी कि मीडिया में हम लोग देते हैं। अब ये जो मीडिया में है तो ये मीडिया में ब्रेक हो जाता है इंटू Na+ और HCO3- दैट इज बाइकार्बोनेट आयन में और सोडियम आयन में। तो जब ये वाला रिएक्शन हो जाता है एंड ये वाला भी रिएक्शन हो गया होता है जिसमें H+ और HCO3 बाइकार्बोनेट ये बन गया होता है एंड इधर भी बाइकार्बोनेट बन रहा है। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन बढ़ जाता है मीडिया में तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल हो जाती है। तो इससे होता क्या है कि जो पीएच का ड्रॉप हुआ है वो वापस से बढ़ने लग जाता है एंड वो जो पीएच है 7.4 वो हो जाता है। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि देखो जब HCO3- का यानी कि बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जा रही है। रिवर्सिबल होने के कारण जो H+ है वो उसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जा रहा है एंड H+ डिक्रीज हो गया तो मतलब पीएच जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि H+ यानी कि एसिड कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो गया तो पीएच इंक्रीज करेगा। एंड ये तब तक होता रहेगा इक्वेशन जब तक ये रीच ना हो जाए एट द पीएच 7.4, यानी कि 7.4 पीएच जो है वो वापस से मेंटेन ना हो जाए, तब तक ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल में होती रहेगी। ठीक है। नाउ इसमें ये जो लाइन लिखी है बाइकार्बोनेट कंटेंट ऑफ मीडियम न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड CO2 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें जो बाइकार्बोनेट है ये मीडियम के CO2 जो इंक्रीज हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। कैसे? उसको कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जा रहा है, तभी तो ये रिएक्शन हो रही है, इसलिए इंक्रीज CO2 को ये न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो इसमें यही लिखा है एंड जो मैंने फिर फर्दर एक्सप्लेन किया ये इस इक्वेशन से। ये बस इसलिए है कि इससे हमें बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन मीडिया में बढ़ाना है ताकि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल में हो सके, क्योंकि ये वाली रिएक्शन जब होती है तो H+ बनता है, इसकी वजह से पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हमें उसको बढ़ाने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, मेंटेन करने के लिए पीएच करना होता है। देन the increased HCO3 ion drives the equation above to the left until the equilibrium is reached at pH 7.4। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। This kind of system is called an open system। तो इस सिस्टम, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो ये लिख देना, ठीक है, व्हाट इज ओपन सिस्टम, या फिर एक्सप्लेन बाइकार्बोनेट CO2 बफरिंग सिस्टम। तो ये जो है लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज लिख देना। ये पीएच हो गया। नाउ ऑस्मोलैलिटी। अब सेल में हमें ऑस्मोसिस भी देखना होता है, यानी कि जो आयंस का एक्सचेंज है, तो ऑस्मोलैलिटी को भी हमें मेंटेन करना होता है। तो ऑस्मोलैलिटी ऑफ कल्चर मीडियम ऑल्सो हैज़ अ सिग्निफिकेंट बियरिंग ऑन सेल ग्रोथ एंड फंक्शन। इट प्रिजर्व्स द मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, यानी कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोलैलिटी जो है सेल ग्रोथ और फंक्शन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। पहला क्या काम करती है? इट प्रिजर्व द मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, यानी कि जो एनिमल सेल के अंदर पास सेल वॉल नहीं होती, उसके पास होती है सेल मेम्ब्रेन, बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सिर्फ। तो उसकी इंटीग्रिटी को, यानी कि उसकी शेप को होल्ड करके रखता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपना शेप चेंज कर सकती है, तो उसकी इंटीग्रिटी। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रिजर्व्स द इंटीग्रिटी, इट प्रिजर्व्स द मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी ऑफ सेल। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन हो गया ऑस्मोलैलिटी का। इफ आउटसाइड ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स हायर और लोअर देन दैट विच मस्ट बी मेंटेन इनसाइड द सेल, इट विल श्रिंक और स्वेल अकॉर्डिंगली। जैसे हमने वो एग्जाम्पल नहीं पढ़े थे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, उसमें क्या होता था कि जब मीडिया, जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट वो हाइपर होता था, यानी कि हाइपरटोनिक मीडिया होता था, तो जो वाटर है फ्रॉम द सेल वो बाहर आता था। वहीं पे जब हाइपोटोनिक मीडिया था तब जो सेल के अंदर जो था वाटर जाता था एंड सेल जो है वो स्वेल हो जाता था।
तो इसमें भी ऐसा ही है कि अगर आउटसाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अगर हाई होगा तो शेल यानी कि सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाई है, वहीं पे जो सेल के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया वो कम हो गया, जो मेंटेन होना चाहिए था तो नहीं हुआ। तो बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही हाई हुआ वैसे ही जो उसको मेंटेन करने के लिए सेल के अंदर का जो वाटर है कंटेंट वो बाहर आ गया, इसलिए जो सेल है वो श्रिंक हो गया। वहीं पे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर आउटसाइड द सेल वो लोअर हो जाए, कम हो जाए, तो जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा, मतलब उसके अंदर पानी चला जाएगा, इसीलिए वो स्वेल हो जाएगा। तो ऐसे जो है वो मेंटेन होती है सेल के अंदर ऑस्मोलैलिटी। जैसे जैसे बाहर का एनवायरनमेंट यानी कि आउटसाइड ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज करेंगे तो वैसे ही सेल उसी हिसाब से श्रिंक या फिर स्वेल कर सकती है। बस ये याद रखना कि हायर ऑस्मोटिक प्रेशर में सेल जो है वो श्रिंक करेगी एंड लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर में सेल जो है वो स्वेल करेगी आउटसाइड में। द ऑस्मोलैलिटी ऑफ द मीडियम यूज्ड इज डिटरमाइंड बाय द मीडिया फॉर्मुलेशन। तो ऑस्मोलैलिटी ऑफ द मीडियम जो है यूज्ड इज डिटरमाइंड बाय द मीडिया फॉर्मुलेशन, मतलब जो भी हम लोग मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर का जो ऑस्मोलैलिटी है वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, यानी कि उसके अंदर मीडिया के अंदर हम लोग जो भी फॉर्मुलेट यूज़ करते हैं, जैसे जैसे आगे दिया हुआ है, सॉल्ट एंड ग्लूकोज आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ऑस्मोलैलिटी ऑफ द मीडियम, यानी कि मीडियम के अंदर सॉल्ट एंड ग्लूकोज जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं टू द ऑस्मोलैलिटी। ऑल्दो अमीनो एसिड्स में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, अमीनो एसिड्स भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल मीडिया आर फॉर्मुलेटेड टू हैव अ फाइनल ऑस्मोलैलिटी ऑफ अराउंड 300 मिलीऑस्मोल। ऑस्मोलैलिटी कैन बी चेक्ड डायरेक्टली विद एन ऑस्मोमीटर। तो ऑस्मोलैलिटी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोमीटर। कमर्शियल मीडिया में जो फॉर्मुलेटेड फाइनल ऑस्मोलैलिटी है जो सेट है वो है 300 मिली ऑस्मोल। एंड जो मीडिया में जो फॉर्मुलेशन है ऑस्मोलैलिटी का वो उसमें आता है सॉल्ट, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स भी। ठीक है, ये रहा ऑस्मोलैलिटी। ये जो मैंने लास्ट में पॉइंट्स बताए 3 वो लर्न कर लेना, यानी कि वो पूछते हैं क्वेश्चंस उससे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मीडियम। द मोस्ट कॉमनली वेरिड फैक्टर इन कल्चर सिस्टम इज द ग्रोथ मीडियम, यानी कि हर एक सेल का जो भी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम ग्रोथ मीडिया जो है प्रोवाइड करते हैं। मीडियम इज अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग सेल सर्वाइवल इन विट्रो, यानी कि मिक्सचर ऑफ और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं मीडियम के अंदर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं जो सस्टेन करता है सेल सर्वाइवल इन विट्रो। लैबोरेटरी में जो हम सेल कल्चरिंग कर रहे हैं उसकी सर्वाइवल को मेंटेन करता है। Having the correct nutrient mixture can often be determining factor in failure or success in cell culture. The medium provide essential nutrients that are incorporated into dividing cells, such as amino acids. तो मीडिया में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स। मीडिया जो बनाते हैं हम लोग एनिमल सेल कल्चरिंग के लिए तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं? अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, शुगर्स, आयंस, ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन्स, को फैक्टर्स एंड आयन नेसेसरी टू मेंटेन द प्रॉपर केमिकल इन्वायरमेंट फॉर द सेल। तो ये सब हम लोग मीडिया में देते हैं। सम कंपोनेंट में परफॉर्म बोथ रोल्स, फॉर एग्जांपल द सोडियम बाइकार्बोनेट मे बी यूज्ड एज अ कार्बोनेट सोर्स बट ऑल्सो मे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द अप्रोप्रिएट पीएच एंड ऑस्मोलैलिटी। तो यहाँ पे दो फंक्शंस, कुछ एलिमेंट्स यानी कि कुछ कंपोनेंट परफॉर्म करते हैं। जैसा पहला एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? कार्बोनेट सोर्स मेंटेन करता है इन द सेल ताकि उसको सेल जो है यूज़ करे एंड मेंटेन करता है पीएच एंड ऑस्मोलैलिटी। ठीक है, ये लर्न कर लेना। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में हमने ऊपर पढ़ रखा है पीएच वाले में, तो ये तो हमें पता ही है कि पीएच मेंटेन करता है एंड एक्स्ट्रा जो है ऑस्मोलैलिटी और एक्ट एज अ कार्बोनेट सोर्स भी। तो ये हो गए इसके अदर फंक्शंस। ऑल मीडिया कंटेन एन एनर्जी सोर्स, यूजुअली ग्लूकोज। तो एनर्जी सोर्स के रूप में हम लोग ग्लूकोज रखते हैं मीडिया में। मैनी ऑफ द मीडिया कंटेन फिनॉल रेड एज अ पीएच इंडिकेटर। तो मीडिया के अंदर हम लोग फिनॉल रेड ऐड करते हैं जो पीएच इंडिकेटर, यानी कि पीएच के अंदर मीडिया के अंदर जो पीएच है वो उसको बताएगा कि क्या भाई पीएच एसिडिक हो गया है कि बेसिक हो गया है कि सही है जो होना चाहिए। तो क्या होता है वो फिनॉल रेड इज अ पीएच इंडिकेटर। इट इज़ वेरी यूजफुल इन मॉनिटरिंग द पीएच ऑफ द कल्चर मीडियम इन द इंक्यूबेटर। हाईली एसिडिक कंडीशन टर्न द फिनॉल रेड इनटू येलो एंड हाईली अल्कलाइन कंडीशन टर्न्स द फिनॉल रेड इनटू पिंक कलर। जो ये फिनॉल रेड है, अगर मीडिया जो है हाईली एसिडिक हो जाएगा तो वो येलो टर्न हो जाएगा, मतलब मीडिया हमें येलो येलो दिखने लगेगा। तो इसका मतलब ये पता चल जाना चाहिए कि हमारे मीडिया में एसिडिक कंडीशन जो है वो बढ़ गया है, तो हमें मीडिया चेंज करना होगा। वहीं पे हाईली अल्कलाइन कंडीशन हो जाए तो ये जो फिनॉल रेड है वो पिंक कलर दे देता है। इससे ये पता चल जाता है कि हमारा मीडिया जो है वो बेसिक हो चुका है, उसको भी चेंज करो, क्योंकि हमें पीएच मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन नेक्स्ट है सीरम एंड एंटीबायोटिक्स। तो सीरम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल कल्चर। इट्स एज इट सपोर्ट्स सेल proliferation एंड देयर अटैचमेंट टू कल्चर वेसल्स। तो अब मेन कंपोनेंट वो है सेरम। सेरम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर द एनिमल सेल कल्चर, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है सेल सपोर्ट, सॉरी मतलब सेल का प्रोलिफरेशन मतलब डिवाइडिंग को है उसको सपोर्ट करता है, एंड ऑल्सो हेल्प इन अटैचमेंट टू द कल्चर वेसल। से एनिमल सेल को ना ग्रोथ करने के लिए कुछ सरफेस चाहिए, जैसे हमारी नॉर्मल बॉडी में भी हम देखेंगे तो जो सेल्स हैं वो एक लाइन में सरफेस से चिपक चिपक कर ग्रो होती हैं। तो अटैचमेंट मतलब अडेरेंस की प्रॉपर्टी एनिमल सेल के अंदर इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इतने डिटेल में जाऊंगी नहीं, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर जो है जो सेल है वो ऐसे ग्रो होती है। तो अ, उसके दो फंक्शन है सेरम के, ये याद कर लेना, सपोर्ट सेल प्रोलिफरेशन और दूसरा अटैचमेंट टू द कल्चर सेल का। अब ये सेरम होता क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। तो सेरम होता है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। हमारे ब्लड के अंदर होता है मेनली टू कंपोनेंट, एक तो प्लाज्मा एंड वो जो सेल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब। तो वो प्लाज्मा, अब हमने ब्लड से प्लाज्मा निकाल लिया, प्लाज्मा के अंदर से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल लें तो उसको हम बोल देते हैं सेरम। तो सेरम होता है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिसके अंदर कोई क्लॉटिंग फैक्टर ना हो, एंड ये येलो कलर का लिक्विड हो जाता है, तो ये होता है सेरम। द पेप्टाइड हार्मोन और हार्मोन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स दैट प्रमोट हेल्दी ग्रोथ आर ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल ब्लड सच एज फीटल बोवाइन सीरम, एफबीएस। ये याद कर लेना एफबीएस क्या है, तो ये है फीटल बोवाइन सीरम। तो ये यहाँ पर ना हम लोग सीरम फीटल से निकालते हैं, जो फीटस होता है डेवलपिंग बेबी, तो उससे हम लोग सीरम निकालते हैं, एंड ये इससे हम लोग डिराइव करते हैं हॉर्मोन्स जो इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल, ताकि हम उसको मीडिया में दें और हमारा जो सेल है वो अच्छे से ग्रोथ करे। ये है इमेज फीटल बोवाइन सीरम की। तो फीटल बोवाइन सीरम जो है वो डिराइव किया जाता है फ्रॉम द काफ, यानी कि जो बछड़े होते हैं यानी कि काउस के बच्चों से, क्योंकि ये जो सीरम है ये रिच होते हैं इन द ग्रोथ हार्मोन, यानी कि जो भी हार्मोन्स रिक्वायर्ड है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल, इसलिए हम लोग इसको मीडिया में यूज़ करते हैं। तो फीटल बोवाइन सीरम जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड ड्रॉन फ्रॉम बोवाइन फीटस विवा क्लोज सिस्टम। ये नहीं, बस ये याद रखना कि डिराइव्ड फ्रॉम बोवाइन फीटस, तो ये एफबीएस यही है, स्लॉटर हाउस यानी कि जहाँ पे किल किया जाता है एनिमल्स को, तो वहाँ से जो फीटल बोवाइन सीरम है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि ये यूज़फुल है इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द एनिमल सेल। Now, serum is also a source of various amino acid, hormone, lipid, vitamin, polyamine, salt containing iron such as calcium, chloride, ferrous, ferric, potassium, etc. तो serum के अंदर ये सब भी पाए जाते हैं। Current practices is to minimize using blood-based supplement and switch to serum-free medium due to some complications of FBS uses. So देखो, अब जो है अब प्रैक्टिस कर रहे हैं हम कि हम जो मीडियम बनाएं वो सीरम फ्री बनाएं, यानी कि उसमें सीरम का यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि उस सम कॉम्प्लिकेशंस आ जा रहे थे एफबीएस यूजेस के फीटल बोवाइन सीरम के यूज़ से। एक तो पहला वो फीटल हम लोग काऊ के बच्चे को जो है हम उसको मार दे रहे हैं, पहला तो ये, तो कुछ एथिकल इश्यूज जो हैं वो रेज हो सकते हैं, तो एथिकल इश्यूज रेज हो सकते हैं। एंड दूसरा मतलब थोड़ी सी तो इंसानियत कि हम एक बच्चे को कैसे मार सकते हैं, तो इसलिए कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जिससे हम लोग सीरम फ्री मीडियम जो है वो उसकी तरफ स्विच कर रहे हैं, ताकि हमें सीरम ना यूज़ करना पड़े इनटू द मीडियम। ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेल ग्रोथ, एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन और आर ऑफन यूज्ड इन कल्चर मीडियम टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल कंटामिनेट्स। एंड मीडियम के अंदर हम लोग लास्ट में ऐड कर देते हैं एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक्स जैसे हम लोग ऐड करते हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन हम लोग कल्चर मीडियम में ऐड कर देते हैं, ताकि हम बैक्टीरियल ग्रोथ और फंगल कंटामिनेशन से बच सकें। हमारे कल्चर मीडियम में जिसमें हमें एनिमल सेल कल्चरिंग करनी है उसके अंदर अनवांटेड बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ ना हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे एनिमल सेल कल्चरिंग करनी है। तो हम ये एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सब डाल देंगे मीडियम में, तो ये जो है बैक्टीरिया और फंगी ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तो ये हो गया एंटीबायोटिक और सीरम का। सो ये था हमारा टॉपिक फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर एनिमल सेल कल्चरिंग। तो ये सब जो इन्वायरमेंट है हमें प्रोवाइड करना होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द एनिमल सेल इन द कल्चर। तो अब अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।